आज जैसे ही जेल में जेलर साहब एक कैदी के पास जाते हैं, क्योंकि इस कैदी से जेलर साहब को मिलना बेहद जरूरी था, क्योंकि उसी कैदी का परसों फांसी होना था। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि फांसी से पहले सारे रस्म रिवाज पूरे किए जाते हैं। उस कैदी से पूछे जाते हैं कि बताइए आपको क्या आपकी आखिरी इच्छा है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, क्योंकि मरने से पहले ऐसा हमारे कानून में, संविधान में ऐसा है कि उस मरने वाले व्यक्ति की आखिरी इच्छा को जरूर पूरा किया जाना चाहिए, बशर्ते वो आखिरी इच्छा उसकी मौत ना हो। कि ऐसा ना हो कि वो कह दे उसमें कि भाई मुझे मरना ही नहीं है, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है, जो हो सकता है वो उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी की जाती है। अब इसी सिलसिले में जेलर साहब पहुंचते हैं। तो जैसे ही उस कैदी के पास पहुंचते हैं, उस कैदी का नाम होता है विनोद, और विनोद से पूछते हैं कि बताओ विनोद, क्या बात है, तुम आज क्यों बेहद उदास हो। तो कहता है क्या करें साहब, परसों मेरी फांसी का डेट है। बेहद दर्द भरी आवाज में कहता है विनोद, और अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर जेलर साहब कहते हैं कि देखो, जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो उस पर वो जेलर साहब को एक अजीब सी नजरों से देखता है और उसके बाद कहता है कि जी साहब, भोग तो रहा ही हूं। और उसके बाद वो उससे पूछते हैं बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा क्या है, फिर तुम क्या चाहते हो, मरने से पहले तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ, हो सकता है कि वो हम पूरा करने लायक रहें तो जरूर पूरा करें। इस पर वो थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि शायद इस माहौल में इस तरीके का सवाल का जवाब देना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद कठिन समय होता है। लेकिन वो कहता है कि साहब, मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ सुहागरात की तरह बिताना चाहता हूं। अब इस पर जेलर साहब चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें जेलों में कार्य करते हुए तकरीबन 17 या 18 साल बीत चुके होते हैं, और ऐसा आज तक किसी कैदी ने डिमांड नहीं किया होता है। पहली बार किसी कैदी ने इस प्रकार का डिमांड किया था। ये सुनने के बाद उनको तो मानो होशो हवास उड़ जाते हैं। लेकिन ये अंतिम इच्छा की जो रस्म है उसे तो निभानी ही पड़ती है, और पूरा तो करना ही था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा, और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक और बेहद हैरान करेगी आपको। क्योंकि जब एक निर्दोष को फांसी की सजा दी जाती है, तमाम सबूत, गवाह, हर चीज उसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ थी, और उसी को फांसी देना भी जरूरी था, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। अब कैसे वो बचता है इस फांसी से या नहीं बच पाता, ये पूरी कहानी आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपको एक चीज तो तय हो जाएगा कि भारत की कानून व्यवस्था किस तरीके की है। तो कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो देर ना करते हुए हम सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल क्या होता है दोस्तों कि एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, और उसी कंपनी में दो दोस्त काम करते हैं। एक दोस्त का नाम होता है विनोद, दूसरे का नाम होता है प्रमोद। प्रमोद और विनोद दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, और ये दोनों चूंकि पहले से काम करते थे तो इन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों एक साथ जाते आते, सब कुछ एक साथ करते लगभग। अब इसी कंपनी में एक और नई लड़की ज्वाइन करती है जिसका नाम होता है संजना। अब चूंकि संजना की जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो संजना चूंकि देखने सुनने में बेहद खूबसूरत, हसीन, और उसका फिगर भी काफी अच्छा रहता है, तो अक्सर उसकी नजर प्रमोद की संजना के ऊपर रहती थी। किसी तरीके से एक बार संजना मिल जाती, उससे मैं दोस्ती कर लेता, उससे बात कर लेता। लेकिन उसके इस नेचर को संजना अच्छी तरीके से भांप चुकी रहती है। वो जानती है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ना कर दे मेरे साथ, क्योंकि उसकी नजरें उसे समझ में आती हैं। तो एक हौसी की तरह उस संजना को देखा करता था। उलट उसके जो उसका दोस्त था यानी विनोद, वो बिल्कुल अच्छे से रहा करता था। वो ऐसा कुछ नहीं करता था, बिल्कुल शालीनता का परिचय देता था। क्योंकि वो शरीफ घर से था, उसकी शादी विवाह भी हो चुके थे, उसके बच्चे भी थे, तो इसलिए वो अपने मन पर कंट्रोल करता था। अब इसी दरमियान क्या होता है कि संजना ने विनोद से दोस्ती कर ली। अब जब दोस्ती कर ली तो दोनों के बीच में बातचीत शुरू होने लगा, और ये दोस्ती धीरे धीरे ऐसा बढ़ने लगा कि जब भी विनोद अपने घर से कुछ खाना पकवान बनाकर ले आता तो उस पकवान को संजना भी खा लिया करती थी, और अगर संजना कुछ अच्छा बना कर लाती तो उसे विनोद को भी खिला दिया करती थी। दोनों के बीच में दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि
प्रमोद को लगता था कि ये दोस्ती नहीं, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए हैं, क्योंकि ऐसी सोच अक्सर लड़कों के मन में आ जाती है। भले ही उस लड़की से उस लड़के में कोई भी उस तरीके की बात या कोई भी उस तरीके का संबंध न हो, तो भी ये ह्यूमन नेचर है। अब इसी तरीके से जब बातचीत चलने लगती है तो एक दिन प्रमोद कहता है विनोद से कि देखो भाई, तुम मेरी भी दोस्ती उससे कराओ, मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो वो मना करता है, क्योंकि गर्लफ्रेंड हुई या फिर कुछ इस तरीके के लोग हुए जिसे कोई किसी को शेयर नहीं करना चाहता है, तो वो मना करता है। लेकिन फिर भी ये नहीं मानता, उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है कि नहीं, तुम्हें दोस्ती करानी पड़ेगी। वो कहता है अरे भाई पागल हो गए हो, जब वो दोस्ती करना ही नहीं चाहती तो मैं कैसे दोस्ती करा दूं। वो नहीं मानता है। फिर क्या होता है कि इन दोनों दोस्तों में एक दिन प्रोग्राम तय होता है कि विनोद के घर पर जो है आज शाम को खाना बनेगा, यानी जो कमरा लेकर वो अलीगढ़ में रहता था उसी अलीगढ़ में खाना बनने की बात होती है। अब उस कमरे पर संजना को भी बुलाया जाता है कि तुम खाने पे आ जाना, प्रमोद को भी बुला लिया जाता है। अब दोनों उसी घर में पार्टी करने के लिए आ जाते हैं और बस इसी मौके का इंतजार रहता है हमेशा प्रमोद को, क्योंकि संजना की जो फिगर थी उसे देखने के बाद प्रमोद की तो मानो दिमाग खराब हो चुका था। वो बस एक ही चीज सोचता था, मुझे किसी भी कीमत पर इस लड़की को हासिल करना है, इसके साथ अपनी जिस्म की प्यास बुझानी है, चाहे जो मर्जी वो हो जाए। और वो ठीक इसी पैटर्न पे हमेशा काम करता था। अब वो धीरे धीरे इस मामले को आगे बढ़ाता रहता है और आज उसे एक ऐसा मौका मिला था जिसकी वजह से वो बिल्कुल सुनिश्चित कर लेता है कि आज तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे विनोद को ही क्यों ना मारना पड़े। इस तरीके का उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है। और इसी दरमियान संजना पहले आ जाती है तो उसको अपने कमरे में बैठाता है, बोला आप बैठो यहीं पे, मैं सब्जी लेके मार्केट से आता हूँ तो आपको एक अच्छी सी डिश बनाऊंगा, आपको खिलाता हूँ। और इसी दरमियान विनोद सब्जी लेने के लिए मार्केट चला जाता है। तभी अचानक उसी दरमियान प्रमोद की एंट्री हो जाती है। प्रमोद देखता है कि विनोद के कमरे में संजना अकेले ही है, और जब अकेले ही है तो वो वहां पर पहुंचता है और जब दरवाजा नॉक करता है, अंदर खुलता है, संजना अकेली दिखती, पूछता विनोद कहाँ है, तो बताती है कि विनोद सब्जी लेने गया है। कहता है ठीक है चलो अंदर। जैसे अंदर जाता है दरवाजा लगा देता है। अब जब दरवाजा वो लगा देता है तो संजना अकेले अंदर कमरे में रहती है। फिर वो उसके साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इग्नोर करना शुरू कर देती है। इससे प्रमोद को गुस्सा आ जाता है। फिर प्रमोद की उत्तेजना तो कंट्रोल में थी नहीं, वो जबरदस्ती इसके साथ करने की कोशिश करता है और आखिरकार प्रमोद ने जबरदस्ती संजना के साथ संबंध बनाना शुरू किया। और संबंध कुछ इस कदर खौफनाक तरीके से बनाया कि आसपास के लोगों ने भी उन आवाजों को सुना। वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उस कमरे में उस लड़की को बचाने के लिए नहीं जाता है। और इधर विनोद बिल्कुल अपने मस्ती में सब्जी खरीद रहा होता है, इसे तो पता नहीं रहता कि मेरे कमरे पे हो क्या रहा है। तो जब विनोद सब्जी लेकर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे प्रमोद दिखता है। वो उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रमोद गाड़ी भगाकर वहां से चला जाता है। अब जैसे ही प्रमोद अंदर पहुंचता है तो देखता है कि इसमें तो संजना की लाश पड़ी हुई है। और जैसे ही वहां से मोटरसाइकिल लेके निकला होता है प्रमोद, वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और बताता है कि एक विनोद नाम का शख्स है जिसने अपने कमरे पर कंपनी की एम्प्लॉय होती है संजना, उनको बुलाया, उनके साथ रेप किया, उनकी हत्या कर दी और उसकी लाश उसी के कमरे में है। अब इतना सुनना ही था कि जैसे ही वो सब्जी रखकर संजना को देखने जा रहा है, उसी दरमियान उसने ये पूरी खेल खेल दिया। और उसने जब खेल दिया तो सीधे पुलिस आती है। पुलिस सामने देखती है तो सामने उसके मुजरिम भी मौजूद होता है और संजना भी मौजूद होती है। इसकी बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है, पीएम के लिए भेज देती है, यानी पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम होती है। उस रिपोर्ट में ये निकल कर आता है कि पहले तो इस लड़की के साथ जबरदस्ती कई बार संबंध बनाया गया। इसके अंदर तकरीबन 30 से 40 ग्राम के आसपास सीमन भी मिले हैं। उसके बाद इसकी गला दाबकर हत्या कर दिया जाता है। अब जब इस पूरी कहानी को पुलिस सामने देखती है तो सामने अगर कोई नजर आता है तो वो विनोद नजर आता है। पुलिस इन्हीं तमाम सबूतों गवाहों के आधार पर विनोद को गिरफ्तार कर लेती है। और ये घटना जैसे ही लोगों को मतलब मीडिया में आती है, लोगों तक पहुंचती है, लोग कैंडल मार्च करने लगते हैं कि इसको फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अब सोच लीजिए दोस्तों, इस निर्दोष व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती है और आखिरकार विनोद को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां सुनवाई चलती है और सालों की सुनवाई के बाद इसे फांसी की सजा सुना दी जाती है, क्योंकि कानून को तो सिर्फ और सिर्फ सबूतों से मतलब था। और वही फांसी का दिन जल्दी से नजदीक आ जाता है। उसी दरमियान जो है, जब जेलर साहब उससे उसकी आखिरी इच्छा जब पूछने के लिए पहुंचते हैं तो एक चौंकाने वाला जो बात कहता है
कि मुझे अपनी पत्नी के साथ एक रात सुहागरात मनानी है और उसी तरीके से मेरे स्टेज को सजाया जाए और मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। अब चूंकि जब उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है तो वो कहती है चलो ठीक है, मैं तो उसकी पत्नी ही हूँ, दिक्कत क्या है, मैं सुहागरात मना ही लूंगी, और तमाम बार मनाई थी, तभी तो उसके 2 बच्चे थे। तो वो ये सब करके वहां पे चली जाती है। अब वो जब जेलर साहब उस कमरे के पूरे इंतजाम जिस तरीके से विनोद ने कहा था सारे इंतजाम करा दिए जाते हैं, लेकिन आज जेलर साहब एक बात जानना चाहते थे कि आखिर ये क्यों कैदी मरने से पहले जो इतना बेचारा शांत रहता है वो क्यों सुहागरात मनाना चाहता है। ये जेलर साहब की बात समझ में आती नहीं। इनको भी नौकरी करते हुए 17-18 साल हो चुके होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इसी कमरे में एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं और उसका कंट्रोलिंग पावर अपने ऑफिस में लगाते हैं और बैठते हैं, और उसकी पत्नी जब आती है तो वो इशारा करते हैं। 2 सिपाही उसी कमरे के बाहर तैनात होते हैं, जो जेल में ही कमरे भी बने होते हैं, और उसी स्टेज के पास चले जाते हैं। अब जैसे ही पत्नी अपने पति को सामने देखती है, फूट फूट कर रोने लगती है और उससे कहती है बताओ, जब तुमने उससे प्यार किया था, उससे को अपने कमरे में बुलाया तो उसकी हत्या क्यों कर दी। मुझे छोड़ दिए होते, लेकिन किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, तुमने उसकी नहीं उसके पूरे अरमानों की हत्या कर दी। अब ये सुनने के बाद विनोद और तेजी से वो भी रोने लगता है। वो कहता है बताओ, मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझे अच्छा समझोगी, लेकिन तुम भी मुझे इसी तरीके से समझ रही हो। तब वो कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुमने हत्या नहीं की है। तो कहता है कि नहीं, मैंने हत्या नहीं की। फिर वो अपनी पूरी कहानी बयां करता है। अब ये पूरी कहानी जैसे जेलर साहब और वो पत्नी जानते हैं, और बाहर जो 2 पुलिस वाले खड़े रहते हैं उनको भी सुनाई देती है। तो पूरे जेल का माहौल एक दूसरे की बातों से होते हुए पूरी जेल में ये बात फैल जाती है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं था, बिना जांच पड़ताल के इसे फंसाया जा रहा है। अब ये बात जेलर साहब सुनते हैं। अब जेलर साहब भी सोचते हैं कि कैसे इस निर्दोष व्यक्ति को परसों फांसी हो जाएगी, अगर आज कुछ नहीं हो पाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जेलर साहब उस पूरी रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद खुद भी रोने लगते हैं, वो दोनों सिपाही भी रोने लगते हैं, तमाम कैदी भी रोने लगते हैं। करीब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है कि एक कैदी को फांसी हो जाएगी, अगर वो मतलब उसे बचाया नहीं गया तो उसे निर्दोष व्यक्ति को फांसी हो जाएगी। और बताओ, इतने सालों से उसमें कैद भी था। अब जैसे ये पूरी कहानी सुनते जेलर साहब ने दिमाग में ठान लिया था कि चाहे मेरी नौकरी रहे या जाए, मुझे किसी कीमत पर भी एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी पर नहीं चढ़ने देना है। और उन्होंने ये ठान के सीधे एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सब ARDO चलाई, सबको बताया गया, उसमें कुछ पूर्व जज को भी बुला लिया गया, और आखिरकार ये तय हुआ कि इस केस को अब रीओपन किया जाएगा। इस फांसी को रोक दी जाती है, केस रीओपन होती है, प्रमोद को पकड़ा जाता है। और जब पुलिस प्रमोद से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो चौंकाने वाली वही हूबहू घटना को बताता है जिस घटना को विनोद ने बताया था। और आखिरकार फिर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया विनोद को, और प्रमोद को फिर जेल में डालकर फांसी दी जाती है। तो इस तरीके की हमारी कानून व्यवस्था है। मगर ये सारी बातें अगर सच पहले से ही पता रहती तो पुलिस इस केस की जांच करती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी इसमें ऐसी रह गई थी जिसे ये जानकारी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ये पूरा मामला चला और इस जिला कारागार में इतना हड़कंप मचा। और इसके बाद किसी तरीके से उस व्यक्ति की जान बची, और आखिरकार आज भी अपने जीवन यापन विनोद कर रहा है। क्योंकि उस कैदी का हम आपको सार्वजनिक रूप से नाम नहीं बता सकते, तो ये सारे नाम हमने काल्पनिक रखे थे, और ये घटना है सच्ची अलीगढ़ की घटना है। तो दोस्तों, ये थी आज की जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।